नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषा और भाषा से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा में कहीं न कहीं जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि भाषा, बोली, उपभाषा का संबंध और भाषा से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज के अभ्यास प्रश्न में जो भाषा के विकास से संबंधित है उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहें पहले प्रश्न के लिए। जो पहला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? आप लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं। भाषा भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर जब हम प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, सांकेतिक रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। लेकिन भाषा में हम मौखिक और लिखित रूपों को समायोजित करते हैं और जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दोनों भाषाओं से मिलकर के एक नई भाषा का जन्म होता है जिसे पाली भाषा कहते हैं। पाली भाषा वही भाषा है जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने जो प्रवचन दिया था उनको लिखा गया। अशोक के शिलालेख भी हमें पाली भाषा में प्राप्त होते हैं। इसी से आगे प्राकृत आती है, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश की जो उत्तर अवस्था है उसी से हिंदी भाषा का जन्म होता है। तो उस भाषा में कौन सी भाषा के शब्द सर्वाधिक पाए जाते हैं? फटाफट उत्तर बताइए। तो देखिए, जो हिंदी भाषा है, आपकी जो हिंदी भाषा में अधिकांश किस भाषा से आए हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों को हम प्रयोग अधिकांशतः हिंदी भाषा में करते हैं। पक्की बात है। चलो भाई, याद हो गया होगा। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अब जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा, जो 2 भाषाएं हम लोग प्रयोग करते हैं, यह किस उपभाषा से निकली है? पूर्वी हिंदी से निकली है, राजस्थानी हिंदी से निकली है, या पश्चिमी हिंदी से निकली है, या पहाड़ी हिंदी से निकली है? तो फटाफट बता दे इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का निर्माण हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं का निर्माण हुआ है। अब भ्रंश के जो 5 रूप है उसमें पश्चिमी हिंदी सर्वाधिक फेमस है। उसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा का विकास हुआ। तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो कौन सी ऐसी है जो शैली के रूप में जब कोई लेखक वक्ता उसको लिखता है तो जिस शैली का प्रयोग करता है, तो भाषा की शैली कौन सी है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा की शैली के रूप में मानेंगे? तो हिंदी भाषा की शैली नहीं मानेंगे। यहाँ प्रश्न शैली किसी मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे। देखिए, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी, दक्षिणी हिंदी या मनस्वी हिंदी? तो फटाफट बता दीजिए किस शैली को हम लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे का आंसर देखिए मनस्वी शैली है। लेकिन जो हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी शैली या दक्षिणी शैली, हम तीनों हिंदी का प्रयोग करते हैं। जबकि मनस्वी जो है उर्दू और फारसी भाषा की शैलियों के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। मनस्वी शैली आप लोग जानते हैं मध्यकाल का जो उत्तर मध्यकाल है, रीतिकाल है, और उसके पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं कि संत और सूफी काव्य धारा का अध्ययन करते हैं। वहां पे मनस्वी शैली का प्रयोग बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता है। जो सूफी साहित्य है वो मनस्वी शैली से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? चलिए फटाफट बता दीजिए कि दिल्ली, मेरठ, आगरा के आसपास की जो बोली है उसका क्या नाम है? ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी? तो इन जगहों पे कौन सी बोली फेमस है? फटाफट बता देंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं दिल्ली व मेरठ के आसपास, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, आगरा के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वहां कौन सी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है? भाई, खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली जो सौर सैनी अभ्रंश है वहां से खड़ी बोली का निर्माण हुआ है। तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें। आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आदिकाल के जो
रस श्रृंगार और भक्त कवि के रूप में विद्यापति हमें फेमस है। यह श्रृंगारिक कवि हैं, भक्त कवि भी हैं, रस कवि हैं, क्योंकि अमीर खुसरो और विद्यापति दो ही ऐसे कवि हैं साहित्य में जिन्हें लौकिक साहित्य को समृद्ध करने का काम किया। और विद्यापति की पदावली है ना, उनकी पदावलियां जो है वो बहुत फेमस हैं। तो इनके जो पद हैं वो किस भाषा से रचित है या संबंधित है? पहाड़ी, मैथिली, अवधी या पिंगल? तो जो विद्यापति के क्या है, जो पद है वो मैथिली भाषा में है। याद कर लो, विद्यापति के जो पद है वो मैथिली भाषा में है और इनके और भी बहुत सारी भाषाओं में इनकी ग्रंथ हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली। देखो, शब्दावली या शब्दकोश जो है वो व्याकरण के या शब्दों के अर्थ समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो शब्दावली आयोग है, जो शब्द का अर्थ है उसको संग्रहित करने का काम हम शब्दकोश के रूप में देखते हैं और हम उसी का अध्ययन करने से अपने ज्ञान में अपने शब्द संपदा को विकसित करते हैं। तो उसे सामान्य शब्दावली कहते हैं या साहित्यिक शब्दावली कहते हैं या बोलचाल की शब्दावली कहते हैं या पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। देखो, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को जो शब्दावली व्यक्त करेगी उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? फटाफट प्रश्नों के उत्तर दे दें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा से बिल्कुल संबंधित प्रश्न है। तो देखो, पारिभाषिक शब्दावली जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए, समझने के लिए, उस पे अपना आधार मत प्रस्तुत करने के लिए हमें पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष जो शब्दावली है वह पारिभाषिक शब्दावली है। साहित्यिक शब्दावली में आप लोग अध्ययन करते हैं साहित्यिक भाषा से संबंधित शब्दों को। सामान्य शब्दावली जो आप लोग वोकैब्युलरी सीखते हैं, है ना, शब्दकोश सीखते हैं, वो होती है। और जो बोलचाल की शब्दावली है वो तो सामान्य तौर पे हमें प्राप्त हो जाती है समाज के माध्यम से। तो चलिए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए है, जनसाधारण के लिए है, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली है ना, तो सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान विज्ञान की सीखने के लिए है और यह सीखने का काम ज्ञान विज्ञान की किसी एक शाखा की जिज्ञासु व्यक्ति के लिए। जब हम किसी एक शाखा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि देखो पारिभाषिक शब्दावली हर जो डिसिप्लिन है ना उसके अलग अलग है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, सबके शब्दकोश अलग अलग होते हैं। तो ज्ञान की किसी एक शाखा के लिए जो व्यक्ति जिज्ञासु है, सीखना चाहता है, उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करना चाहिए। यह समुचित जान पड़ता है। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक या राष्ट्रपति, कवि या साहित्यकार या समाज? देखो, ये पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन कर सकता है? चलिए, ये प्रश्न आपके लायक है, बिल्कुल उसका उत्तर फटाफट आपके जबान पे है, देते जाइए। तो देखो, पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? भाषा वैज्ञानिक करते हैं, क्योंकि जो भाषा के वैज्ञानिक होते हैं, भाषा के जो व्याकरण के आचार्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा संस्तुति पर पारिभाषिक शब्दकोश निर्मित होते हैं। क्योंकि आप अपने आप से कोई परिभाषा नहीं बना सकते, कोई अर्थ नहीं बना सकते जब तक उसकी मानकता ना आ जाए। कवि और साहित्यकार, समाज और राष्ट्रपति इसका निर्माण नहीं कर सकते, सपोर्ट तो सभी लोग कर सकते। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा होता है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली या लाक्षणिक शैली? तो फटाफट बता दे, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली या लाक्षणिक शैली? आप लोग जानते हैं कि जो वैज्ञानिकता होगा उसमें वस्तुनिष्ठता जरूर होगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता पर उसके चारों जो चर होते हैं वो समतुल्य होते हैं, एक जैसे समान
अवसर देते हैं। तो आजकल जो हम अध्ययन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सभी वस्तुनिष्ठ शैलियों का क्या है, अपनाया जाता है। तो वैज्ञानिक तात्पर्य क्या है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ शैली, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी के लिए समान विषय वस्तु या प्रश्न उपस्थित करना। ठीक है बात है भाई। चलो आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। देखिए कह रहा है कि जो कथन उचित नहीं है मतलब जो कथन गलत है, उचित नहीं है मतलब गलत है। तो एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। तो अनुवाद क्या होता है, चलिए फटाफट दिमाग में रन करिए। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये दूसरा फैक्ट है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा गलत है। तो यहां देखिए आंसर बी, अनुवाद के लिए किसी एक भाषा का जानना है ना पर्याप्त है, ये बात गलत है। देखो उचित नहीं है। अनुवाद का मतलब अनु और बाद में, मतलब देखो कह रहा है जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा के रूप में कहते हैं। तो मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में जब किसी पुस्तक का हम अनुवाद करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के रूप में लेते हैं। और देखो अनुवादक के लिए कम से कम दो भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि तभी तो वो प्राथमिक भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करेगा। और एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। तो आप लोगों ने आज एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद में कौन कौन सी क्रिया होती है। देखो अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का है ना पर्याय है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। एक भाषा में प्रकट किए भाव दूसरे भाव में हम प्रकट करने को अनुवाद कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। पक्की बात है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए अंग्रेजी शब्द का पारिभाषिक शब्द छाटिए। अगर हम कहें ऑफिशियल लैंग्वेज, हम लोगों ने बात किया था ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा या संपादक भाषा कहेंगे। तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में किस रूप में जानते हैं, फटाफट बता दीजिए। देखो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे हम क्या किस रूप में ट्रांसलेट करते हैं, राजभाषा के रूप में छाट करते हैं। देखो राष्ट्रभाषा जो संपूर्ण राष्ट्र की संप्रेषण की, ज्ञान की, विज्ञान की, विज्ञापन की, व्यापार की भाषा हो, उसे राष्ट्रभाषा का गौरव हमें प्राप्त है। लेकिन भारत में राष्ट्रभाषा अभी निर्धारित नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो प्रावधान किए गए ऑफिशियल लैंग्वेज के, उसे हम हिंदी के रूप में राजभाषा के रूप में जानते हैं। पक्की बात है। और लोक भाषा जो लोक में प्रचलित संचार माध्यमों में उपयोग किया जाता है उसे हम लोक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का हिंदी में पारिभाषिक शब्द छाटिए। अब इस शब्द को क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको हिंदी में पारिभाषिक शब्द छाटना है। फटाफट बता दो इस वाले प्रश्न का उत्तर। तो देखो संपादक होता है, एडिटर मतलब क्या होता है, एडिटर मतलब होता है संपादक। संपादक का मतलब होता है किसी भी पठित सामग्री को, जो देखो संचार कम्युनिकेशन में रिपोर्टर क्या करता है, कुछ कच्चे जो होते हैं सूचनाओं को भेजता है। उन सूचनाओं को संपादक डेस्क पे रख करके जब हम उसको काट छांट करके प्रस्तुत करने योग्य बना देते हैं, वह कार्य जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, संपादक कहते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें संपादकीय पृष्ठ आता है। आप पूरे न्यूज़पेपर में एक ही महत्वपूर्ण खबर विद्यार्थियों के लिए होती है, वो है संपादकीय पृष्ठ को पढ़ना या एडिटोरियल पेज को पढ़ करके अपने ज्ञान का विकास करना, है ना।
तो एडिटर का मतलब होता है संपादक होता है। पक्की बात है, समझ आ गया, याद कर लीजिए, कई बार पूछता है। अगला शब्द है, दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटिए। देखो, प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा या रेल का चालन। अब आपको देखो भाई बताना है, इस शब्द का मीनिंग सभी लोग जानते हैं, फटाफट बता दीजिए। देखिए क्या है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। जो ट्रेनिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है? प्रशिक्षण से। जब आप बीएड कर रहे होते हैं या आपको जैसे ड्राइवर का प्रशिक्षण दिया जाता है, कुकिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, देखिए आजकल सारे कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है कि आजकल सारे जो कौशल है ना, बेसिकली लाइफ जो कौशल है उसके सब में हम ट्रेनिंग शब्द का या प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब हो गया क्या? प्रशिक्षण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, क्या है? अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको छांटना है। अब यहां है, देखो ये वाला शब्द है, फटाफट इस शब्द का देखो, अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण या आरोपण। कौन सा शब्द इसके लिए अंग्रेजी से हिंदी में पारिभाषिक शब्दों में रखा गया है? तो इस शब्द देखो, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन होता है। आप रेल के टिकट में आरक्षण कराते हैं कि रेल का टिकट आरक्षित या रिजर्वेशन कर दीजिए। हम किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं, सामान्य रूप से सभी लोग आरक्षण जो है रेलवे का जैसे प्राप्त कर लेते हैं। रिजर्वेशन मतलब किसी के लिए पहले से यह जगह बुक है, आरक्षित है, या इसे हम क्या कहते हैं? रिजर्वेशन कहते हैं। और रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। याद कर लो, बहुत जरूरी है। वैसे आरक्षण शब्द कई जगहों पे प्रयोग किया जाता है। समाज में जो अल्पसंख्यक हैं, जो कई तरह के समाज में जो विसंगति हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए, समानता में लाने के लिए भी आरक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिए गए शब्द का अंग्रेजी में अब आपको ये वाला शब्द छांटना है। नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश या अनुमोदन। तो बताइए इस वाले शब्द का क्या मतलब होता है? नियुक्ति होता है, विज्ञप्ति होता है, आदेश होता है या अनुमोदन होता है। तो नियुक्ति आप लोग जानते हैं, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है क्या? नियुक्ति होता है भाई, है ना। नियुक्ति, जब आप नौकरी के लिए नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किया जाता है, आपका नियुक्ति पत्र निकलता है। पक्की बात है, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। पक्की बात, याद हो गया होगा। चलो भाई अगला शब्द लेते हैं। क्या है? दिए गए अंग्रेजी शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? बताइए। तो क्या है? नामांकन, संशोधन, पंजीकरण या आरक्षण। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, फटाफट बता दो। चलिए उत्तर दे दीजिए आप लोग। देखो इस शब्द का क्या है? पंजीकरण जो होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंजीकरण होता है। पंजीकरण जैसे नामांकन आप कराने जाते हैं, पंजीकरण है ना। पंजीकरण करना मतलब लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना। क्या होता है भाई? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंजीकरण होता है। याद हो गया? पक्की बात है। चलो भाई कुछ शब्द, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। पहली बात, विदेशों के कार्यक्रम में भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। देखो भाई, दूसरा विकल्प है, विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रम को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ, साधन के साथ भाषा प्रसारित किया जाता है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अब इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो देखिए, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नहीं भैया, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग क्यों होना चाहिए? बहुभाषिकता हमारे समाज की आवश्यकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हमारा जो समाज है विभिन्न सांस्कृतिक भौगोलिक इकाइयों से जुड़ा हुआ है। कोई राजस्थान का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई दिल्ली का, कोई पंजाब, कोई चंडीगढ़, कोई शिमला, कोई जम्मू कश्मीर, है ना, और कोई तो कन्याकुमारी का है। तो बहुभाषी देश में संचार माध्यमों में एक भाषा का प्रयोग कैसे संभव है? ये बहुभाषिकता का प्रश्न है और यही वाला गलत है। देखो, संचार माध्यम में अनेक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, कोई एक भाषा संचार के लिए नहीं होनी चाहिए। देखो,
सारे न्यूज़पेपर अलग अलग भाषाओं में निकलते हैं, विज्ञापन की भाषा सारी जगहों पे जहाँ जहाँ जैसी है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है भाई, है ना। राजकाज की भाषा का उस तरह से, तो पक्की बात है समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो भाई, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है। अच्छा, आप लोग फिल्में देखते हैं, आप लोग नाटक देखते हैं, थिएटर देखने कौन कौन जाता है भाई, हैं? सही बात है। तो देखो, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है। जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तकों का वह दृश्य, जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास वह श्रव्य है ना। देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। दृश्य काव्य जैसे नाटक, दृश्य काव्य जैसे कविता कहानी। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। श्रव्य, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, तो देखने के साथ साथ जिसे सुनना भी जैसे चलचित्र वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। देखो भैया, सामान्य तौर पे जो पूरा का पूरा हमारा संचार सामग्री है वो 3 भागों में बटा हुआ है ना। संचार सामग्री को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को हम क्या कह सकते हैं, श्रव्य सामग्री, एक को क्या कह सकते हैं हम, दृश्य सामग्री, और एक को हम क्या कह सकते हैं, देखो भाई, श्रव्य प्लस दृश्य, दृश्य सामग्री। तो ये जो सामग्री है दृश्य काव्य, अब देखो जब कोई काव्य आ रहा है तो वह क्या है, जैसे थिएटर फिल्म देखने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। या तो किसी पाठ्य सामग्री को हम पढ़ सकते हैं, या तो हम उसको सुन सकते हैं, या तो उसे हम देख और सुन दोनों करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, देखने के साथ साथ जिसे सुना जा सके जैसे चलचित्र, या चलचित्र को फिल्म के रूप में आप जानते हैं, है ना भाई। ऐसा चित्र जो चल रहा है उसे चलचित्र कहा जाता है। जैसे पहले टीवी आप लोग देखते थे, आजकल टीवी में देखो इंटरनेट कंप्यूटर आ जाने के नाते बहुत सारा परिवर्तन हो गया। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। देखो कह रहा है समालोचक, है ना। सम जमा आलोचक 2 शब्दों से मिलकर के बना है। समान रूप से जिसकी आलोचना है ना की जाए उसे समालोचना कहते हैं, और जो इस कार्य को करता है उसे समालोचक कहते हैं। तो समालोचक में नहीं होना चाहिए आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना। तो यदि कोई व्यक्ति कोई फिल्म देख रहा है और उसकी समालोचना कर रहा है तो उसमें कौन कौन से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, सहृदयता भी होनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या है भाई, देखो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए समालोचना में। इसके लिए आलोचना कहते हैं, समालोचना कहते हैं, गुण दोषों का विवेचन कहते हैं प्राचीन समय में, जिसे आप टीका के रूप में कहते थे। तो जब भी हम किसी की आलोचना, आप लोग अक्सर बहुत बड़ी बड़ी आलोचनाएं कर जाते हैं किसी की। एक विद्यार्थी के तौर पे हम सब में एक गुण पाया जाता है कि हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन कह रहा है कि उस मूल्यांकन करने के लिए आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सहृदयता। यदि आप ईर्ष्या भावना से किसी की आलोचना कर रहे हैं तो समालोचना तो नहीं ही होगा। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई अगला, आप किस कथन को असंगत मानते हैं। अब इसमें बताना कौन सा गलत है। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। ये तो बात सही है कि अनुवाद एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने से वह विश्व के किसी भी कोने में, है ना, पहुंच सकती है। अनुवाद के माध्यम से संचार का, संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु शब्द का अर्थ है पहले लिखना, और बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा के रूप में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है।
तो अनुवाद किसे कहते हैं ये वाली बात आपको बतानी, इसमें गलत कौन सा है। देखो अनुवाद, अनु का अर्थ है पहले और लिखने का अर्थ है बाद, उसे पुनः बाद में लिख देना, यही बात गलत है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। असंगत कथन है। अनु का मतलब होता है छोटा, है भैया। अनु का अर्थ होता है पहले थोड़ी। अनुवाद, अनुवाद, वाद माने विचार, है ना। ऐसा कुछ शब्दों से नहीं मिलकर के बना हुआ है। ट्रांसलेशन का हिंदी है अनुवाद, और अनुवाद का मतलब होता है पहले जो भाषा है उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कहलाता। मतलब एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। पक्की बात, समझ आ गया। चलो आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सभी लोग प्राथमिक स्तर पर जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस समय जिस साहित्य का हम अध्ययन करते हैं उसे बाल साहित्य कहा जाता है। तो कौन सा कथन बाल साहित्य के लिए सही नहीं है? उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए, मनोरंजक और रोचक होना चाहिए कि बालकों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है भाई। देखो बालकों के द्वारा लिखा गया साहित्य ही बाल साहित्य के अंतर्गत आएगा, ये बात गलत है। कोई भी बाल साहित्य के बारे में लेखन कर सकता है जो उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए सरल सुबोध भाषा में बालकों की प्रेरणा के लिए रोचक और मनोरंजकता को जो भी लिख दे वो सभी बाल साहित्य के अंतर्गत है। तो बाल साहित्य से जो कथन गलत है वह बालकों के द्वारा लिखा जाना चाहिए, बात गलत है। वो किसी के द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन बाल साहित्य की कुछ अपने जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बाल साहित्य तो सरलता, सुबोधता, ग्राह्यता होनी चाहिए, उसमें प्रेरणादायक कहानियां होनी चाहिए, मनोरंजक और रोचक होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सुंदर भाषा में लिखा गया हो, उसकी प्रस्तुति भी सुंदर हो। पक्की बात है, समझ आ रहा है ये प्रश्न? चलो भाई, खुसखुरा या गुरखाली भाषा है, चलो बताओ ये वाला प्रश्न बता दो। गुरखाली भाषा कौन सी है? नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भैया, नेपाल की जो राजभाषा है उसे गुरखाली या खुशखुरा या गुरखाली भाषा कहते हैं। तो एक नई चीज आपको जानने को मिली कि नेपाल की जो राजभाषा है वो गुरखाली या खुशखुरा भाषा को हम नेपाली राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, उसी तरह नेपाल की जो राजभाषा है वो गुरखाली भाषा है। पक्की बात है भाई, समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है? बांगरू, बुंदेली, बघेली या कन्नौजी? तो आप लोग जानते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आता है बघेली आता है। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ऐसी कौन सी ध्वनि है, वर्ण है जो अवधी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है? अवधी भाषा के कवि जायसी और तुलसी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक समग्र जीवन का जिसमें चित्रण हमें मिलता है, उस भाषा में कौन सा वर्ण नहीं है? क, ड़, न, म। क, ड़, न में से कौन सा नहीं? आप लोग जानते हैं कि अवधी भाषा में ड़ जो है और हिंदी भाषा में ड़ जो आता है वो आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। तो कंठ तालु है मूर्धा के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं। कंठ तालु मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, तो मूर्धा के रूप में, और ये अनुनासिक है, व्यंजन है, नाक से उच्चरित होता है। यह अवधी भाषा में नहीं है, नहीं है, नहीं। पक्की बात? चलो भाई, कोई भी बोली या भाषा मानकता करने पर, मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। अब देखो कोई भी भाषा, अच्छा आप लोग एक बात जानते हो कि सबसे पहले जो होता है वो क्या बनती है? कोई एक छोटे से समूह में एक बोली का निर्माण होता है, ठीक है। जो बोली होती है वो क्या होती है? फिर थोड़े से बड़े समाज में होता है उप भाषा निर्माण करती है,
और फिर क्या बन जाती है, वह भाषा का निर्माण करती है। यह भाषा अपने आप तुरंत भाषा नहीं बन जाती, पहले एक सीमित क्षेत्र में होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो बोली, भाषा, उपभाषा, बोली, उपभाषा और भाषा, ये आपको समझना होगा। तो कोई भी बोली या भाषा मानकता को कब प्राप्त करती है, जब वह दुरूह होती है या सरल होती है, भावपूर्ण होती है या सरस होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होती है, वो सरल हो जाती है। क्यों? अभी कोई बोली ले लो तो एक निश्चित क्षेत्र में कठिन लगता है क्योंकि दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। जब वही बोली एक उपभाषा बनती है तो समाज में ज्यादातर लोगों में संप्रेषण करने लगती है, और वही जब भाषा बन जाती है तो उसका अपना व्याकरण हो जाता है, उसका साहित्य हो जाता है, उसका शिक्षण होने लगता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, उसमें संप्रेषण होने लगता है। तो यह क्या हो जाती है, एक सरल भाषा के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है, जैसे हिंदी। पक्की बात है, समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ो भाई। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, अनिश्चितता रहती है, कुशलता रहती है या कोमलता रहती है। चलो फटाफट बता दो भाई। न्यायालयी भाषा में, अब देखो अगर आप न्यायालय में जाओगे तो कोई भाषा का जो शब्द है और उसके अर्थ में क्या रहेगा भाई, निश्चितता रहेगी, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पक्की बात ये समझ में आ रही है कि जब भी कोई न्यायालय की भाषा होगी तो वह भाषा शब्द और उसके अर्थ में क्या होगी, निश्चितता रहती है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्यवहार के आधार पर जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देखो व्यवहार के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। जब हम व्यवहार देखते हैं कि या तो शब्द सार्थक के रूप में है या तो निरर्थक के रूप में है। जैसे देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सार्थक शब्दों के रूप में आते हैं, सार्थक शब्द आते हैं। और देखो निरर्थक शब्द के रूप में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक के रूप में आते हैं। तो व्यवहार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो सार्थक और निरर्थक के रूप में आते हैं। ठीक है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, अमराई लिपि या ब्रह्मी लिपि। अब देखो पूरा का लिपि का मतलब होता है लीपना, और लीपने का मतलब भावों का लीपना। पहले चित्रों को लीपा, दीवारों को लीपा जाता था। तो उसी से आगे बढ़ते हुए चित्रलिपि, भाव लिपि, प्रतीक लिपि, ध्वनि लिपि है ना, और अक्षरात्मक लिपि है ना, रोमन लिपि, जो चित्रलिपि और अक्षरात्मक, फिर बढ़ती जाती है यह लिपि। लेकिन यहाँ बताना है खरोष्टी की लिपि जो है, जो लिपि किससे उत्पन्न हुई है, तो खरोष्टी लिपि जो है वो अमराइका लिपि से उत्पन्न हुई है। पक्की बात है, याद हो गया होगा। अगला देखो, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? आप लोग जानते हैं कि हम देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा जिस रूप में लिखी गई है इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इस भाषा के सुधार के लिए देखो आजादी के आसपास इसका बहुत सारे रूप प्रचलित थे। इसका रूप स्थित करने के लिए नागरी लिपि सुधार समिति का संयोजन किया गया, और इस संयोजन के जो मुख्य संयोजनकर्ता थे वो काका कालेकर थे। उन्होंने नागरी लिपि के सुधार के लिए बड़े सारे प्रयत्न किए कि उसमें एक ध्वनि, एक वर्ण हो, एक शिरोरेखा किस तरह से लगाई जाए, संयुक्त स्वर और व्यंजन कैसे प्रयोग किए जाए, बलाघातों का प्रयोग, सारी चीजें। क्योंकि लिखना, वर्णों की लिपि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो लिखने में एक तरह का लिखा जाए, एक समान रूप में लेखन हो, इसके लिए बहुत जरूरी था मानक लिपि का निर्धारण, और आगे चल कर के मानक लिपि का निर्धारण हुआ और आज हम उसी का प्रयोग करते हैं। तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई और श्रीरामपुर। देखो ईसाई मिशनरियों का जो प्रधान केंद्र था वो श्रीरामपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई कहाँ ही हो पाता। ठीक है भाई, चलो भाई। तो इस प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहीं पर इस कक्षा का समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।